नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास रायपुर छत्तीसगढ़ से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एकदम इत्मीनान से बैठ करके कुंडली को समझने का जो आनंद है वो परमात्मा की वाणी को सुनने में आनंद जो प्राप्त होता है, क्योंकि वेदस्य चक्षुः किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, वेद को जो नेत्र दे ऐसी क्षमता ज्योतिष शास्त्र में है। और इसमें त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की काल गणना की जाती है। पृथ्वी का पृथ्वी में मिल जाना, जल का जल में मिल जाना, अग्नि का अग्नि में मिल जाना, वायु का वायु में मिल जाना, आकाश तत्व का आकाश में मिल जाना। मिल जाना ही प्रलय है और मिलने की प्रक्रिया प्रलय के सन्निकट लेके जा रही है। ये बड़ी गहरी बात है कि ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही सूक्ष्म विज्ञान होता है। इसके ही बल पे और इसके ही भरोसे आज के भी जो प्रक्षेपास्त्र, जो आग्नेयास्त्र आदि बनाए जाते हैं, वो इनके ही सिद्धांतों को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। आपको जो भी कैलेंडर पद्धति है, जो भी पंचांग पद्धति है, वो उससे प्रभावित है। किससे? ज्योतिष से, मतलब ज्योतिष शास्त्र से। तो कहने का अर्थ है कि ये विषय बड़ा गंभीर है और इसको जो भी समझता और सुनता है वो सीधे अर्थ में अपना लोक तो बनाता ही है, साथ ही साथ उसकी यात्रा परलोक तक भी बड़ी सफल और सिद्ध मानी जाती है। इस वजह से नाव कब समुद्र में डालना है, बीज वपन कब करना है, गर्भ आधान कब करना है ना, हमें विद्या अध्ययन कब शुरू करना है, प्रकाशित कब करना है, प्रस्तुत कैसे करना है, व्यवस्थित कैसे होना है, समझना कैसे है, आरंभ कैसे करना है, अंत कब तक होना चाहिए, इन सभी विषयों का जहाँ पे सम्यक अध्ययन होता है वो ज्योतिष शास्त्र है। और इसको वही समझने की शक्ति और क्षमता रखता है जो वस्तुतः गंभीर हो, जिसकी मानसिकता गंभीर हो, जिसकी दृष्टि गंभीर हो, जिसका चिंतन गंभीर हो, जिसका व्यवहार आचार विहार ये सब गंभीर होता है। सामान्यतया जो बहुत ही उथल पुथल मानसिकता वाले लोग होते हैं, जो खाओ पियो मस्त रहो और मौज करो के सिद्धांत पे चलते हैं, उनके लिए ज्योतिष शास्त्र का महत्व तो उतना नहीं रहता है। प्रभावित तो वो उससे होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अपने दंभीपन के स्वभाव के कारण वो इस विषय को प्रायः प्राचीन काल का कह देते हैं, दाकियानुष कह देते हैं, या इसे पुरातन कह देते हैं। पर वस्तुतः सनातन सिद्धांत आरंभ इसका न तो है और न तो इसका अंत है ना। इस वजह से इस विषय की बड़ी गंभीरता है। परमात्मा ने बड़ी असीम कृपा की हम लोगों के ऊपर कि हमें ये विस्तृत विज्ञान दिया और इसे हमें समझने की शक्ति दी है। इस वजह से उनका हमेशा ही हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। आइए मैं विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले तो पंचांग का अध्ययन करते हैं और इनका पंचांग बना है फाल्गुन माह में जातक का जन्म हुआ है। अब बड़ी गंभीरता से अगर इस बात को समझेंगे तो जो भी लोग फाल्गुन माह में जन्मे होते हैं उनमें एक अजब तरीके का, बहुत ध्यान से समझिएगा, और फाल्गुन माह में तो अजीब तरीके का एक भाव होता है उनके दिमाग में प्रेम को लेकर के, है ना। वो प्रेम को सहिष्णुता से निभाते हैं, वो सबसे प्रेम करते हैं, उनका झगड़ा किसी से नहीं होता। और इस कुंडली को जब आप और भी नज़दीक से समझेंगे तो यहाँ उत्तरायण में इनका जन्म होता है। सूर्य चूंकि मीन राशि में है और वो उत्तरायण में होते हैं, तो सूर्य मीन राशि में यानी कि उत्तरायण है काल। और उत्तरायण के काल में जितने भी शुभग्रह होते हैं, गुरु हो गए, बुध हो गए, सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, यहाँ तक कि सकारात्मक और सात्विक ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करने वाले सूर्य नारायण जो साक्षात भगवान राम के रूप में हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं, ये सब ग्रह सूर्य के उत्तरायण होने में बली हो जाते हैं। और जब इनका बलवान होना, इसका अर्थ है कि अगर आपकी कुंडली में शुभग्रह बली हैं, इसका अर्थ ये होगा कि आप शुभ लक्षणों से युक्त हैं। अगर शुभग्रह बली हैं, इसका अर्थ होगा कि आप में सकारात्मकता ज़्यादा है। अगर शुभग्रह बलवान हैं, इसका अर्थ है कि आपके विचारों में वो सूक्ष्मता आएगी, वो गंभीरता आएगी, वो समरसता का माहौल बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में सारे के सारे शुभग्रह बलवान हो रहे हैं, इसका अर्थ होगा कि आपके लाक्षणिक गुण निश्चित रूप से श्रेष्ठ और कुशल होंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में
सारे के सारे शुभ ग्रह का प्रभाव उत्तरायण में बढ़ जाए तो वो व्यक्ति विचारों से, चिंतन से और गांभीर्य से बड़ा ही मजबूत होता है। ये अच्छी बात होती है। मतलब कुल मिलाकर के इसका 100% कहीं भी किसी भी शास्त्र में निंदा नहीं की गई है, क्योंकि उत्तरायण में सारे ग्रहों का बल पड़ता है। तो किसका? शुभ ग्रहों का। शुभ लक्षण से युक्त, मतलब शुभ है, विचार शुभ है, धन शुभ है, आत्मा शुद्ध है, और ये जो चीजें हैं। उसके बाद जन्म होता है वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु में वैसे फाल्गुन वही बात होती है। तो इस हिसाब से व्यक्ति प्रेम की समझ रखने वाला होता है। अपने काम में थोड़ा बहुत आलस्य भले कर ले, पर दूसरों के काम में वो आलस्य नहीं करता, और प्रेम को समझने में बड़ा ही पारखी दृष्टि रखने वाला होता है। गुरुवार को जन्मे हैं, और इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति वार के अधिपति, सप्तम और दशम के स्वामी हैं। मिथुन लग्न की कुंडली जब बनेगी तो ये द्विस्वाभाविक कुंडली है। द्विस्वाभाविक का अर्थ होता है ना तो चर ना तो स्थिर, मतलब वो दोनों ही है। और ऐसे लोग जो मिथुन, धनु, कन्या और मीन के होते हैं, वो दानी प्रवृत्ति के होते हैं। वो दान भी करेंगे तो अपने पैसे का करेंगे, लेकिन किसी के ऊपर आश्रित होना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और इनकी प्रकृति जो होती है वो चलायमान भी है और स्थिर भी है। इसका अर्थ होगा कि ये एक समान स्थिति को मेंटेन करने वाले होते हैं। मतलब इनमें न तो अति होती है न तो मंद होता है। ये बहुत ही बैलेंस्ड कुंडली मानी जाती है। ये शीर्ष बोलते हैं शीर्षोदयी राशि है, मतलब सिर की तरफ से उदय होना, यानी कि सफल जल्दी होना। धनु राशि जो है वो पृष्ठोदयी राशि है, मतलब पीठ की तरफ से इसका उदय होता है। और लग्न में अगर मिथुन राशि बन जाए तो ये शीर्षोदयी राशि है। शीर्षोदयी राशि में जो जातक जन्मे होते हैं ये वायु तत्व की राशि है। तो वायु तत्व, शीर्षोदयी लग्न, इस वजह से व्यक्ति चाहे जिस भी क्षेत्र में अपने आप को सफल करना चाहता है उसकी सफलता धनु लग्न के मामले में, धनु लग्न से जब उसका कंपैरिजन करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। इसका अर्थ होगा कि वायु तत्व के लग्न के बनने के कारण व्यक्ति की सफलता कई गुणी ज्यादा बढ़ जाती है। और लग्न पे अब जरा ध्यान से देखें तो मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव बाधक भाव होता है, या सप्तम भाव में बैठे ग्रह बाधकेश होते हैं। और इस कुंडली के लिए मारक भाव के रूप में द्वितीय भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, साथ ही साथ जन्म कुंडली में इन भावों में बैठे ग्रह मारक ग्रह के रूप में अपनी परिभाषा सिद्ध करेंगे। तो चंद्रमा प्रथम मारक, द्वितीय मारक, सप्तम भाव के अधिपति गुरु मारकेश होंगे, लेकिन इस कुंडली के लिए वो मारकेश नहीं माने जाएंगे। तो यहां पे राहु मारक हो जाएंगे, मारक ग्रह के रूप में। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरे मारक ग्रह के रूप में शुक्र होंगे, जो कि इस कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के जो है वो क्या बोलते हैं कि 12वें भाव के स्वामी हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव मारक भाव है। सभी लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव मारक होता है, सप्तम भाव मारक होता है, अष्टम भाव मारक होता है, लेकिन प्रधान मारक के रूप में सप्तम और द्वितीय ही माने जाते हैं। अगर वहां पे कोई ग्रह नहीं बैठा, इसका अर्थ है कि कोई भी ग्रह वहां मारक नहीं बना। लेकिन अगर कोई ग्रह वहां बैठ गया, यानी कि वो ग्रह अब मारक हो जाएगा। मारक ग्रह और मारकेश में अंतर होता है। मारकेश यहां गुरु बनेंगे, यहां मारकेश चंद्रमा बनेंगे, लेकिन चंद्रमा यहां बैठे हैं तो मारक भी होंगे और मारकेश भी होंगे। लेकिन सिद्धांत में चंद्रमा और सूर्य को मारक ग्रह का दोष नहीं लगता। इस वजह से यहां चंद्रमा अपनी दशा काल में धन से संबंधित समस्या जरूर दे सकते हैं, चिंतन की प्रक्रिया को गड़बड़ी दे सकते हैं, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत कहता है कि चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो वो मारक भी नहीं होते और व्यक्ति को कभी धनहीन भी नहीं होने देते हैं। इसका अर्थ होगा कि यहां पे चंद्रमा हमारे सुरक्षित हो गए। यहां सप्तम भाव की जब हम बात करते हैं तो सप्तम भाव बाधक भाव होगा। बाधक भाव का अर्थ होगा कि वो अपनी दशा काल में बाधाएं उपस्थित करेगा जातक के जीवन में, लेकिन चूंकि यहां पे गुरु बैठे नहीं है इस वजह से अब वो यहां बाधक नहीं बनेंगे। लेकिन जो ग्रह यहां बैठेगा, मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बाधकेश। तो सप्तम भाव में बैठे ग्रह राहु हैं, तो ये एक तरीके से मारक भी होंगे। और चूंकि सप्तम भाव मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बाधक भाव होता है तो यहां बैठा ग्रह बाधकेश भी हो जाएगा या बाधक हो जाएगा। बाधकेश गुरु और बाधक ग्रह राहु, मारक ग्रह राहु और मारकेश गुरु। तो यहां पे राहु की दशा व्यक्ति के जीवन में बाधक का भी काम करेगी और मारक का भी काम करेगी। मतलब इस दशा में हमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होगी। दूसरा, जब हम जन्म कुंडली के अष्टम भाव की बात करते हैं तो यहां पे इस भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो नवम भाव के भी स्वामी होते हैं।
तो नवम के साथ साथ अष्टम के स्वामी होने के कारण, इन्हें अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण दोष भी लगता है। इसका अर्थ होगा कि ये ग्रह अब जहां भी बैठेगा उसमें दोष उत्पन्न करेगा। तो अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे दशम को देख रहे हैं। इस हिसाब से माता और पिता के बीच में मतभेद की ये स्थिति बनेगी। लेकिन एक इसका अच्छा सिद्धांत ये होगा कि नवम भाव के स्वामी जब कभी भी चतुर्थ भाव से संबंध बना लेते हैं तो ये माता और पिता की सेवा जातक खूब करता है, और इतनी ज्यादा सेवा करता है कि कई बार वो तीर्थ से भी ज्यादा उनकी पूजा करता है। मैं बात कर रहा था अष्टम भाव पे। पंचम और 12वें के स्वामी होकर के जब जन्म कुंडली में अष्टम भाव में ये शुक्र बैठेंगे तो यहां व्यक्ति को भूख से पीड़ित करेंगे। मतलब जब शुक्र की दशा आएगी तो या तो डॉक्टर बहुत ज्यादा भोजन करने से मना करेगा, या तो व्यक्ति स्वयं भोजन में अरुचि पैदा करेगा। इस अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे 3-4 सिद्धांत मैं आपको यही बता दूं। अष्टम भाव में जब शुक्र की स्थिति बनेगी और तात्कालिक मैत्री में यह ग्रह मैत्री में नहीं है, शत्रुता में जा रहा है, इस वजह से यहां पे जो स्थिति बन रही है और चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, इनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं, इनके ठीक आगे मंगल बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोष भी लग रहा है। संपूर्ण पाप कर्तृत्व तो नहीं लगेगा, लेकिन अष्टम भाव के शुक्र व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं, ये पहला। दूसरा ये कहते हैं कि हमें अपने पित्त को और पाचन तंत्र को ठीक रखने की आवश्यकता होगी। तीसरा ये कहते हैं कि हमें प्रेम को समझने और दाम्पत्य में उतरने से पहले कुंडली को बहुत ही सरल तरीके से समझने की आवश्यकता होगी। चौथे तौर पे यहाँ पे शुक्रदेव ये कहते हैं कि व्यक्ति को अपने भोजन और भूख पे नियंत्रण रखना होगा और उसको बहुत ही बैलेंस करना होगा, क्योंकि वाराहमिहिर आचार्य ने अष्टम भाव के शुक्र के बारे में यही बात कही है कि जिस भी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र बैठते हैं उसको प्रायः भूख की कमजोरी या भूख के कारण उसकी मृत्यु होती है। लेकिन अष्टम भाव के शुक्रदेव जब जन्म कुंडली में बैठे हैं तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बहुत ही उत्तम लोकों की प्राप्ति भी करने वाला होता है, या कई बार ये कह सकते हैं कि पितर लोक को प्राप्त करने वाला होता है। यानी कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में व्यक्ति की जब मृत्यु होगी तो वो पितर लोक को प्राप्त करेगा। और व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी? तो भोजन के कमजोर करने से या भूख के कारण या शरीर की कमजोरी के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। मतलब उसके जितने ऑर्गन होते हैं वो बुढ़ापे में धीरे धीरे काम करने बंद कर देते हैं। ऐसी अवस्था ये जन्म कुंडली के अष्टम भाव के कारण बनती है। तो मतलब शुक्र की दशा जब कभी भी हमारी कुंडली में चलेगी, हमें अपने स्वास्थ्य का और सेहत का, अब अपने शरीर के ऑर्गन का ध्यान रखना होगा। अब ये दशा चाहे कभी भी आए, चाहे जवानी में आए, चाहे बुढ़ापा में आए। लेकिन एक बात और भी है कि अष्टम भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठेंगे तो ये माता और पिता के बीच में मतभेद देंगे। लेकिन वहीं जब उनकी 10वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी तो शनि की दृष्टि लग्न पे और राहु की दृष्टि लग्न पे, लग्न के अधिपति दशम में, जिनका नीचभंग बुध का गुरु के कारण हो रहा है। यानी कि लग्न पे 2 पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन अष्टम भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति लंबी आयु को प्राप्त करने वाला होगा, लेकिन माता और पिता के बीच में मतभेद की स्थिति भी बनेगी। और ऐसी अवस्था में कि अष्टम भाव के स्वामी जब चतुर्थ में बैठेंगे और गुरु जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के ऊपर देखेंगे या अष्टम भाव के अधिपति या भाग्य भाव के अधिपति को देखेंगे तो व्यक्ति में धार्मिकता, बौद्धिकता या बौद्धिक क्षमता, चरित्रवान होने का गुण भी प्रदर्शित करेंगे। और व्यक्ति धर्म की समझ रखने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला, अपने पुरातन संस्कारों में विश्वास करने वाला और अधर्म के मार्ग को त्यागने वाला भी होता है। इतना ही नहीं, शास्त्र कहता है कि जब कभी भी शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति कभी भी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला ही होता है, वो कभी भी अन्याय का पाला नहीं पकड़ता है। अब आगे बढ़ के आपसे मैं और भी चीजें बताता हूं। अभी मैं पंचांग पे ही अध्ययन कर रहा हूं, तो अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि पे। शुक्ल पक्ष में जन्म है और बालक का जन्म हुआ है 12:39 दिन में। अब जरा ध्यान से समझें, तो शुक्ल पक्ष में दिन का जन्म, सामान्यतया शुक्ल पक्ष है तो ठीक है, लेकिन शास्त्रगत बात आई कि कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म अच्छा होता है और शुक्ल पक्ष में रात्रि का जन्म अच्छा होता है। वैसे जन्म का समय जिस स्थिति में है 12:39 पे, इस अवस्था में व्यक्ति के अंदर थोड़ी जिद की स्थिति, अपनी बातों पे अडिग रहने की स्थिति और एक आत्माभिमान की स्थिति बढ़ जाती है, जो कि अच्छी बात भी है। पर उसके कई बार जो दोष देखने को मिलते हैं वो दाम्पत्य जीवन पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा, अब व्यक्ति माता और पिता से तो लड़ेगा नहीं, क्योंकि नवम भाव के स्वामी
और नवमेश और चतुर्थ भाव ये सब गुरु से आच्छादित हो गए। लेकिन सप्तम भाव पे और सप्तम भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी पे शनि की दृष्टि जो अष्टमेश है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर विवाद कहाँ होगा? पत्नी के साथ विवाद होगा। तो इस स्थिति में चूंकि 12:39 का जन्म यानी कि कठोर, और उस पे सप्तम भाव के अधिपति यानी कि पार्टनर, बिजनेस पार्टनर पे और जो लाइफ पार्टनर है, इन लोगों से व्यक्ति का मतभेद संभव है। मतलब हमें विवाह करने से पहले इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। और जरा ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा से मंगल अष्टम भाव में जा रहे हैं, यानी कि चंद्र कुंडली से ये कुंडली मंगलिक भी होगी। इस हिसाब से मुझे ये बात को कहने में कोई संदेह नहीं है कि विवाह करने से पहले कि पत्नी संदेह न करे, कि पत्नी मतभेद करने वाली ना हो, कि पत्नी शंकालु प्रवृत्ति की ना हो, कि पत्नी आलसी ना हो, कि पत्नी परिवार का पोषण करने वाली ना हो, कि पत्नी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर ना हो, उसकी कुंडली में शुक्र कमजोर ना हो, सूर्य कमजोर ना हो। ये सब देखने के बाद ही विवाह में उतरा जाए, नहीं तो विवाह में दिक्कत यहाँ हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धन सदैव रहेगा। इसका एक कारण और भी होगा कि धन भाव के स्वामी धन भाव में गुरु से दृष्ट, धन के कारक स्वग्रही लग्नेश दशम भाव में, भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठकर के केंद्र त्रिकोण का राजयोग, और शनि की दृष्टि बुध, गुरु और सूर्य पे। अब यहाँ पे एक अच्छी सिद्धांत बात बता दूं कि जब कभी भी शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए तो ये हमेशा खराब नहीं होता, ये कई बार बहुत अच्छा भी हो जाता है। बशर्ते बात इतनी होनी चाहिए कि शनि अच्छे भाव के स्वामी होने चाहिए। तो उनकी मूल त्रिकोण जो राशि है वो कुंभ राशि नवम भाव में बन रही है, और इस भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठ करके दशम पे देख रहे हैं। तो किसको देख रहे हैं? तृतीय भाव के स्वामी को। तो तृतीय भाव के स्वामी जब दशम में आ जाएंगे तो व्यक्ति माता और पिता को अपने खर्च देने वाला होता है। उनको कहता है कि नहीं, अब आप मत कमाइए, अब आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब मैं आपको दूंगा, और वो करने में सफल भी होता है। तो शनि की दृष्टि जब तृतीय भाव के स्वामी गुरु पे पड़ेगी तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर वहन करने वाला होता है, माता और पिता की सुरक्षा करने वाला, और अपने परिवार के लिए न्यायपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने वाला होता है। ये अच्छी बात है। और इतनी भी बात नहीं है, यहां शनि की दृष्टि जो लग्नेश के ऊपर पड़ रही है, बुध के ऊपर, ये व्यक्ति को न्याय को समझने वाला, धर्म को समझने वाला, कानून को समझने वाला और अनुशासित जीवन जीने वाला भी बना देते हैं। वहीं गुरु के ऊपर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में धर्म समाहित होता है, वो दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप करता है। लेकिन एक परिस्थिति जो बिगड़ रही है वो क्या है कि यहां मंगल कुंभ राशि में बैठे हैं और इस भाव के स्वामी से मंगल का संबंध बन रहा है। जैसे मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, और इस भाव से केंद्र में राहु बैठे हैं, मतलब चौथे घर में। तो यहां पे जब मंगल शनि राहु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति कई बार दिखा दिखा करके भी धर्म करने वाला होता है, या कई बार जब वो धर्म करेगा तो उसका एक ड्रॉबैक हो जाएगा कि वो लोगों को कहेगा कि हाँ देखो मैंने किया, पर उस करने के पीछे और उस बताने के पीछे ये सिद्धांत नहीं रहता है कि लोग प्रेरणा प्राप्त करें, बल्कि वो अपने आप को समाज में दिखाना चाहता है कि देखो मैं दान करने वाला हूं। जबकि ये भी बात बिल्कुल भी अच्छी और सही नहीं है, धर्मगत नहीं है। आप बताएं और इसलिए कि लोगों को प्रेरणा मिले इस कली काल में, अन्यथा किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने भी कई बार ये बात आप लोगों को कार्यक्रम में कही है कि इस वीडियो विश्लेषण के माध्यम से जितना भी मुझे पैसा आता है वो सारा का सारा मैं यूं दे देता हूं, किसी भी गौशाला में, किसी भी मंदिर की सेवा में, या उसका सारा पैसा वहीं खर्च हो जाता है। तो ये मैं इसलिए नहीं बताता कि लोग मुझे जाने कि मैं करता हूं, बल्कि मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि विज्ञातार्थ विभागवित्त, धन का विभाजन जब तक नहीं होगा समुचित तरीके से तो आपको धन की स्थिति में कमजोर होते देखा जाता है। तो यहां पे हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भाव बताने का यह होना चाहिए कि लोगों को प्रेरणा मिले, यह होना चाहिए। तो ये बात यहां तक। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी आश्लेषा नक्षत्र। अब जरा ध्यान से देखें तो आश्लेषा नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो वस्तुतः बुध हैं, मतलब ये नक्षत्र बुध का है, पर इस पे आधिपत्य सर्प वासुकी नाग का है, जो भगवान के गले में विराजमान है, जो पता नहीं कितने फुट, कितने 100 फीट लंबा और कितना मोटा है ना। मतलब इसका अर्थ है कि हमें सर्प की पूजा करनी चाहिए। जो नाग पंचमी आती है श्रावण माह में, हमें उस दिन विधिवत तरीके से नाग की पूजा करनी चाहिए। इतना ही नहीं,
कुशाका नाग बना करके या मिट्टी का नाग बना करके या चूहे का जो बाम्बी होता है या जहाँ पे सर्प का बिल हो वहाँ से मिट्टी उखाड़ करके मिट्टी ला करके उनके ही सर्प की आकृति बना करके और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। सर्प को सर्प का दान करना चाहिए। सर्प को सर्प का दान का मतलब होगा कि सर्प का दान करना चाहिए। कहीं शिवलिंग है तो वहाँ तांबे का नाग बना दिया। सर्प के नेत्र दान करने चाहिए, चांदी का नेत्र बनाया, सर्प के जहाँ पे शिव जी को जहाँ पे सर्प हो वहाँ पे सर्प को उसका आंख दान कर दिया। ये सब करना चाहिए। इसके साथ साथ ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर बात बन पड़े तो पटोल मूल एक पौधा होता है, पटोल मूल की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और विष वाले जानवरों से प्रणाम करके निकलना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। वैसे भी आपकी राशि कर्क है तो ऐसे लोगों को जो कर्क राशि के जन्मे हैं उनको दूध वाले जानवरों से उनकी पूजा करनी चाहिए और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये कर्क लग्न की बात है। साथ ही साथ अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। ये कर्क राशि जो बनी है ये आपको आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही उदार और श्रेष्ठ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। यशस्विता गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे होने के कारण लग्न में केतु और शनि का प्रभाव व्यक्ति को लंबी आयु का दाता बना देते हैं। तो ये इतनी बात रही। ओम सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र का प्रत्येक दिन 108 बार जप करना चाहिए। सुकर्मा योग ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के हैं, इस वजह से यहाँ पे मैं इसे कमजोर नहीं कहूँगा। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति में धर्म जागृत होता है, दयावान होता है और प्रतिष्ठित भी होता है। ब्राह्मणों का आदर करने वाला, धर्म की समझ रखने वाला और खूब धनवान होता है। ब्राह्मण वर्ण होने के कारण उसके बुद्धि, उसके मन, उसके चरित्र में धनवान होने की स्थिति देखी जाती है। मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे उसके धन की हानि हो। इतनी बात मैंने पंचांग पे और विभिन्न ग्रहों के बारे में बता दी। अब मैं आपको लग्न पे लेके आता हूं। लग्न का मान 17 अंश, ये बहुत अच्छा। और आर्द्रा नक्षत्र, केतु लग्न में 4 अंश पे, मृगशीरा नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति साहसी और आसानी से किसी की पकड़ में नहीं आने वाला होता है। इसके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र किए जाएंगे वो सब यूं ही धराशायी हो जाएंगे। और अष्टम भाव के स्वामी जब चतुर्थ में बैठ जाएं अपने भाव से, पंचम भाव के स्वामी जब चतुर्थ में बैठ जाएं अपने भाव से, अष्टम भाव के स्वामी जब अपने भाव से पंचम में बैठ जाएं, धन का स्वामी धन में, दशम का स्वामी दशम में, लग्न का स्वामी दशम में, छठवें भाव के स्वामी यहाँ पे, तो व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित होता है। ऐसी अवस्था में उसको कभी भी किसी भी पथ से या पद से हटाया नहीं जा सकता। जहां पे उसकी स्थिति बन गई मतलब वो हमेशा के लिए बन गई। उसको आसानी से और सरलता से डिफीट करना, हराना किसी के भी बस के बाहर होता है। ये अच्छी बात होती है कि व्यक्ति यहाँ पे नौकरी भी कर सकता है और नौकरी के साथ साथ अगर व्यवसाय करना चाहे तो उसमें भी वो सफल हो सकता है। वैसे ये कुंडली शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के कारण अगर नौकरी करे, क्योंकि यहाँ पे भी जो स्थिति बन रही है वो नौकरी वाली ही बन रही है। कैसे, जरा देखते हैं। छठवें भाव के स्वामी नवम में बैठे और यहां से बैठ करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं अपनी 8वीं दृष्टि से। शनि की तीसरी दृष्टि नौकरी भाव पे, दशम भाव पे शनि की दृष्टि, दशम भाव के स्वामी दशम में सूर्य और बुध के साथ। इस वजह से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नौकरी करे, चाहे प्राइवेट करे, चाहे सरकारी करे, चाहे अपना कारोबार करे, पर 75 से 80% योग सरकारी नौकरी का लगा हुआ है। इस वजह से पहले भारतीय या किसी भी सरकार में नौकरी मिलने के लिए कोशिश करनी चाहिए, नौकरी प्राप्त हो जाए। उसके बाद आप साइड से बिजनेस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वतंत्र व्यापार के योग इस कुंडली में कम है, साइड बिजनेस के योग ज्यादा हैं, नौकरी के योग सबसे ज्यादा हैं। क्लियर है? बुध, गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बनाता है, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, प्रोफेसर, लेक्चरर या तीव्र और बड़ा व्यवसायी बनाता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा और बहुत अच्छी स्थिति, वहां पे 27 अंश के बैठे हैं। शुक्र और चंद्रमा का आमने सामने होना ये सुंदर दाम्पत्य का इशारा करते हैं, मतलब पत्नी सुंदर मिलेंगी। व्यक्तित्व और विचार कितना सुंदर है ये उनकी कुंडली देखने के बाद। चतुर्थ स्थान में शनि का प्रभाव, जो मैंने बात की तीर्थ वाली बात कि तीर्थ की भांति व्यक्ति अपने माता और पिता की सेवा करने वाला होता है। और शनि की दशा में व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन, गाड़ी और छत्र चमर आदि का मालिक होता है। और एक बात और भी है कि इस शनि की दशा में माता का स्वास्थ्य चिंता देने वाला होता है या चिंतित करने वाला होता है। जबकि पंचम भाव के स्वामी अपने भाव से 4 घर आगे शुभग्रह होकर के बैठे हैं और धन भाव में बैठे चंद्रमा से दृष्ट हैं। इस वजह से व्यक्ति अच्छी मानसिकता का होता है, उसमें कोई कलुषित भाव पैदा
नहीं होते, उसका विवेक, हाँ लेकिन संतति से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जब अष्टम में जाएंगे और गुरु सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं, अस्त तो कोई भी ग्रह नहीं हुआ है, मंगल अस्त होंगे, लेकिन फिर भी पंचम भाव के स्वामी के अष्टम भाव में जाने से या ये जो स्थिति बनती है वो व्यक्ति को ये कहती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, मैथुन ना करें, विवाह के बाद ही मैथुन के सृष्टि में जाएं। अब ऐसे आगे बढ़ के बात करता हूं, तो पंचम भाव के बारे में बात की। छठवें भाव की स्थिति नौकरी देगी, सप्तम भाव की स्थिति विवाह का सुख देगी लेकिन टूटने के योग बने हैं। अष्टम भाव के स्वामी का चतुर्थ में जाना मैंने प्रभाव बताया, यहां पे माता को रोक देता है और कई बार निद्रा भंग करता है या व्यक्ति के चिंतन को गड़बड़ करता है या दुखी मानसिकता का कई बार बना देता है। शनि की दशा में कष्ट, दुख या परेशानी बढ़ जाती है, या ये कह सकते हैं कि उस समय निराशावादी प्रवृत्ति विचारों में पैदा होने लगती है। धन इस कुंडली का ठीक है और अनुभव ठीक है। भाग्य भाव में बैठे गुरु मंगल, इसके बारे में मैंने चर्चा की कि दिखा दिखा करके धर्म करता है। नवम के बाद दशम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है और इस कुंडली में दशम भाव सबसे ज्यादा बलवान बना है। मंगल के अस्त हो जाने के कारण नौकरी वाले भाव में कभी कभी कमजोरी मिलेगी, इस वजह से कई बार व्यक्ति को नेत्रों में समस्या होती है, नेत्र की ज्योति परेशान करती है और कई बार व्यक्ति का मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं, वो प्रभावित करता है। इस वजह से हमें हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, पित्त हमारा कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। वैसे एक बात और भी बता दूं, तो चतुर्थ स्थान में जब शनि बैठेंगे कन्या राशि में, राहु और केतु के मध्य आ जाएंगे, तो कई बार व्यक्ति को फेफड़े से संबंधित समस्या भी होते देखी जाती है। हालांकि गुरु उसके ठीक हैं तो इसके आसार कम बनेंगे, लेकिन वात जनित समस्या के कारण कई बार वात पित्त कफ में, बुध हालांकि नीच के हैं जिनका नीच भंग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना चाहिए, त्रिफला आदि का सेवन करना चाहिए घर पे बना हुआ। दशम भाव की स्थिति ठीक है। एकादशवें भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना, ये उपचय भाव है और ये जो जन्म कुंडली में बना है, ये भी स्थिति जो बना रहे हैं, इस हिसाब से गुरु का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, बुध का प्रभाव और मंगल का प्रभाव, ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। 12वें भाव के स्वामी का जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनाना, इस स्थिति में पत्नी के कारण व्यक्ति को व्यय में जाते देखा जाता है और पत्नी से मतभेद देखने को मिलता है। ऋण वगैरह अगर ले लेंगे या दे देंगे तो चुकाने में दिक्कत होगी और निकालने में दिक्कत होगी। पार्टनर के साथ सावधानी बरतें। लंबी आयु का लाभ कैसे लिया जाए, उसके लिए एक्टिव रहें, जितना ज़्यादा हो सके नियमित दिनचर्या का पालन करें, गाय की सेवा करें, भैंस की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें, पालें गाय, बाकी सबकी सेवा। इसके अतिरिक्त अगर मैं नवांश चक्र पे आऊँगा, पर उससे पहले ग्रहों के अंशों के बारे में बात कर दूं, तो शनि वक्री हैं 21 अंश पे, इनका 100% परिणाम यहीं का मिलेगा। और राहु 4 अंश के हैं, मूल नक्षत्र में बैठे हैं, तो केतु का प्रभाव ठीक है। गुरु यहां बैठे हैं 17 अंश के, बुध 19 अंश के और सूर्य 2 अंश के और मंगल 23 अंश के, तो मंगल अस्त होंगे सूर्य से, इस वजह से लाभ। और छठवें भाव के स्वामी जब नवम में जाएंगे तो व्यक्ति को नौकरी में थोड़ी बहुत कभी कभी परेशानी होगी, या उसको लेकर के जितनी व्यक्ति में साहस होनी चाहिए वो कभी कभी जवाब देता हुआ दिखेगा, क्योंकि मंगल अस्त है। लेकिन अस्त ग्रहों के पीछे का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि मंगल अस्त हो गए तो वो अब आपको पराक्रमी भी नहीं बनाएंगे, जिद्दी भी नहीं बनाएंगे, साहसी भी नहीं बनाएंगे या रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे। वो सब व्यक्ति में रहेगा। ग्रह कारक क्षेत्रों से नुकसान नहीं करेगा, वो भाव से नुकसान करेगा, यानी कि नौकरी में दिक्कत होगी। यहां पे जिन जिन विषयों का विचार किया जाता है, नौकरी, परिस्थितियों का सामना करने का बल, ये सब कमजोर होगा। लाभ में बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाई विशेषतया बड़े पिताजी, जो प्राप्त करना है उन सभी चीजों में व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इन भावों के स्वामी अस्त हुए हैं, है ना। और शुक्र 24 अंश के बैठे हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में है और मैं समझता हूं कि वो आपको शौकीन बना रहे हैं। मंगल 23 अंश के बैठे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, वो आपको कम्युनिकेटिव बना रहे हैं। सूर्य पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं, पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, वो आपको चरित्रवान बना रहे हैं। गुरु रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, जो आपको कृतज्ञ बना रहे हैं। बुध रेवती नक्षत्र में बैठ करके आपको बुद्धिमान और यशस्वी बना रहे हैं। साथ ही साथ दुश्मनों को समझने की शक्ति दे रहे हैं, तकनीक को समझने की शक्ति दे रहे हैं, क्रिएटिव बना रहे हैं। एक कारण और भी होगा कि पंचम भाव के अधिपति मंगल के सन्निकट बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी अपना करियर बनाते देखा जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मैं ये नहीं कह सकता। बुध अगर नीच राशि में नहीं बैठे होते, या मंगल की दृष्टि अगर बुध के साथ होती, या बुध अगर मंगल के साथ होते, तब व्यक्ति कलाओं को समझने वाला या उसमें अपना क्षेत्र बना सकता था।
लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं दिख रहा है। इस वजह से व्यक्ति को सरकारी नौकरी की तरफ भेजा जाए, प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, इंजीनियरिंग कर ले, तो इस तरीके का योग इनकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग कर ले तो बहुत अच्छा है, लिक्विड से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर ले वो बहुत अच्छा है, उसी क्षेत्र में प्रोफेसर या पढ़ाने का काम बन जाए तो बहुत अच्छा है। अब यहां से आगे बढ़ के मैं आप लोगों से इनकी कुंडली के नवांश पे ध्यान लेके आता हूं। यहां के दशम भाव के स्वामी यहां लग्नेश बन रहे हैं और लग्न में ही चंद्रमा का प्रभाव है। गुरु और बुध चंद्रमा 3 शुभ ग्रह केंद्र में, यहां मंगल और राहु बैठे हैं, जहां शनि और सूर्य एक साथ। इसको समझना होगा कि अगर यहां मंगल और राहु बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विवाह को चलाने में उतना विश्वास नहीं रखेगा, या ये कहते हैं कि अगर उस विवाह में या पार्टनर के साथ थोड़ी भी कमजोरी दिखी तो विवाह से तुरंत क्विट करने के विचार आने लगते हैं। जबकि गुरु और बुध चतुर्थ भाव पे और पंचम भाव के स्वामी लग्न पे व्यक्ति के विवाह को चलाने की पूरी कोशिश करेंगे या शुभ लक्षणों की वृद्धि करेंगे। मतलब जब कभी भी मंगल और राहु के साथ बुध की दशा आए, क्योंकि सप्तमेश हैं और उनके पीछे शुक्र बैठे हैं, केतु बैठे हैं और यहां शुक्र बैठे हैं, तो सप्तम भाव के ठीक पीछे शुभ ग्रह और लग्न में चंद्रमा, चतुर्थ स्थान पे गुरु बुध की दृष्टि विवाह को 75% तक बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मंगल और राहु की दशा में विवाह कमजोर या कमजोरी की तरफ देखने को मिलेगा। मतलब इन दशाओं में हमें विवाह को लेकर के बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यहां भी मंगल जो बैठे हैं, ये जरा देखिए तो कुंभ राशि में बैठे हैं और यहां से पति और पत्नी के बीच कम्युनिकेशन को देखा जाता है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इनके ठीक पीछे शुक्र बैठे तो हैं पर कहीं से भी इस भाव पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस हिसाब से हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। यहां पे गुरु और बुध का बैठना, चतुर्थ भाव पे देखना, पत्नी का जो करियर होता है, उनका जो पद होता है, उनका जो दार्शनिक भाव होता है, ये सब ठीक रहता है। लेकिन ये एक पक्षीय न हो, इस वजह से हमें कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। एक बात और है कि यहाँ जो पंचम भाव में शनि और सूर्य बैठे हैं, ये कभी कभी संतति में, प्रेम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, या व्यक्ति एक दूसरे पे बहुत ही सामान्य तरीके से वो विश्वास नहीं कर पाता है या प्रेम प्रकट नहीं कर पाता है। मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। बाकी करियर, दाम्पत्य, विवाह के बाद के धन की स्थिति, विवाह को लेकर के जो समरसता का भाव है, जो उसमें इमोशन है, उसमें कोई कमजोरी नहीं देखी जा रही है। नवांश कुंडली में गुरु और बुध यहाँ भी, लग्न कुंडली में गुरु और बुध यहाँ भी बैठे हैं। इस वजह से ये स्थिति विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करेगी और उसमें धार्मिकता जोड़ने का प्रयास करे। दशमांशा चक्र में यहाँ के 6वें भाव के स्वामी यहाँ बन रहे हैं, तो नौकरी करना बेहतर है। सूर्य लग्न में नौकरी, शुक्र और बुध व्यवसाय, राहु मेहनती, शनि और चंद्रमा व्यवसाय को लेकर के, करियर को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता। पंचम भाव के अधिपति 6वें में, इस वजह से कई बार यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत करने की स्थिति बनती है या मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक बात है कि व्यक्ति का करियर मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि दशमांश चक्र में लग्न का अधिपति लाभ में, सूर्य केंद्र में, चंद्रमा जन्म कुंडली में धन में और चतुर्थ भाव के अधिपति द्वितीय में। इस वजह से माता पिता के आशीर्वाद से व्यक्ति का करियर सेटल डाउन होता है। भाग्य में केतु का संघर्ष कभी कभी देखने को मिलता है। गुरु यहाँ बैठे हैं, दशम स्थान पे उनकी दृष्टि है और साथ ही साथ जन्म कुंडली में चंद्रमा जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो भी गुरु से दृष्ट हैं। तो चंद्रमा की दशा में बहुत व्यक्ति को ऊंचाई मिलती है। मंगल की दशा में थोड़े बहुत घर्षण दिखने को मिलते हैं। शुक्र और बुध की दशा में व्यय बढ़ता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को करियर को लेकर के जो उसके दिमाग में जो एक दृष्टिकोण होता है वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी होता है। शनि की दशा में भी व्यक्ति को करियर में धन प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं इस कुंडली में और भी चीजें जो बता दूं, जैसे नक्षत्र कौन कौन से अच्छे हैं। आश्लेषा नक्षत्र में दान करना चाहिए। इस कुंडली के हिसाब से मृगशीरा, हस्त, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। अनुराधा। इस कुंडली में धन कमाने के लिए पश्चिम और उत्तर की दिशा में जाया जा सकता है। अपने घर के आसपास रहें तो ज़्यादा अच्छा है।
विदेश जाने में दिक्कत होगी और कई बार आपको परेशान भी होना पड़ेगा। घर के निकट या अपने देश में रहना ज़्यादा सब श्रेष्ठ होगा, क्योंकि तीनों ग्रह की दृष्टि यहाँ भी तो पड़ रही है ना, इस वजह से वो जाने में भी दिक्कत करेंगे। और दिन इस कुंडली के लिए बुधवार और गुरुवार का अच्छा रहेगा। मैत्री करनी हो तो तुला और कुंभ वालों से करिए। शत्रुता कभी ना करें वृश्चिक और मकर वालों से। घर की दिशा जिसमें आप निवास कर सकते हैं उसमें मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क यानी कि पूरब दिशा के मकान में रह सकते हैं, या पूर्वी फ्रंट वाला मकान ठीक रहेगा। शुक्र की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान, राहु की दशा में पत्नी से मतभेद, बाकी ठीक है। और एक बात और है कि इतनी सारी स्थिति बन रही है, अभी तो शुक्र की दशा चल रही है जो अभी 2041 तक चलेगी। इसमें हमें कभी कभी सावधान होना होगा। 2028 के अगस्त से लेकर के 2031 के अगस्त तक व्यय, पत्नी से मतभेद और दिनचर्या कमज़ोर या कई बार स्वास्थ्य की परेशानी। इसके साथ एक और दशा जो आपको परेशान करेगी वो परेशान करेगी 2027 के जून से लेकर के 2028 के मई तक। ये दशा एक बार आपको परेशान करेगी, जहाँ पे आपको फिर से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और कारोबार में या पढ़ाई में मतभेद दिखेगा। एक परेशानी का वक्त आपकी कुंडली में आएगा 2040 के अप्रैल से लेकर के 2041 के जून तक। इस दशा काल में मानसिक कष्ट, नौकरी में परेशानी और माता पिता को कष्ट हो सकता है। उसके बाद आपकी कुंडली में सूर्य की दशा आ जाएगी, जो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं, दिग्बली हैं, मजबूत, तो ठीक ठाक हैं। ग्रह के बल के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो सूर्य को हमें सूर्य का बल 25% से भी कम मिल रहा है। इस वजह से मांसाहार का त्याग, सूर्य को अर्घ, नियमित दिनचर्या का पालन, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर और लाल चंदन की माला गले में धारण करना चाहिए। चंद्रमा का बल 25% मिल रहा है, इस वजह से हमें नियमित दिनचर्या का पालन और चांदी का चंद्रमा गले में धारण करना चाहिए। मंगल का प्रभाव वृद्ध है, इस वजह से वहां पे भी 25% का परिणाम मिल रहा है। हमें 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ और अपने घर की सफाई खुद से करनी चाहिए। बुध का प्रभाव ठीक है, इस वजह से हमें कम से कम गणेश जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए। गुरु का प्रभाव 100% बहुत अच्छा है, इस वजह से उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। उसको बस मेंटेन करिए, अपने आप को धार्मिक बना करके, ग्रंथों का दान करके, बड़े जनों का आदर करके, गाय की सेवा करके, इस तरीके से। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक है, इस वजह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इस कारण से हमें फिर भी वहां आलस्य नहीं करना चाहिए। राहु और केतु की दशा में 25% अच्छा और 75% तक कमजोर परिणाम मिल सकता है, इस वजह से सावधान रहना होगा। अष्टक वर्ग और के आधार पर मैं बात करूं अगर आपसे, तो हमें हमारे व्यक्तित्व को गंभीर बनाना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। भगवान के भरोसे अपना काम बस करते जाइए। पारिस्थितिकी रूप से अगर देखें तो पैतृक संपत्ति का योग आपकी कुंडली में लगा है, पर आप उसका लालच नहीं करेंगे, व्यक्ति अपने से धन कमाएगा। इमोशनल कुंडली है, ये मेहनत करने वाली कुंडली है, और साथ ही साथ ये कुंडली धन, मान, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। पढ़ाई में मन कभी कभी मतभेद से युक्त होगा, बच्चों से प्रेम कभी कम होगा, माता पिता से कभी कभी दूर जाना पड़ सकता है परिस्थिति वशात। इस कुंडली में नौकरी सबसे ज़्यादा अच्छी है, व्यापार के योग सामान्यतया दूसरे नंबर पे हैं। रिसर्च इस कुंडली का बहुत अच्छा है, मृत्यु बहुत अच्छी है, लोगों के सन्निकट होगी। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो आपका मूलतया काम लग्न में केतु बैठे हैं, अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य यही है, अपने ऊपर काम करना, किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करना, किसी दूसरे को गंदी और गलत सलाह न देना, अपने ऊपर काम करके अपने आप को धर्म में और मोक्ष की गति, धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की गति को प्राप्त करना है। जीवन का वस्तुतः सर्वोच्चम लक्ष्य यही होता है। इसके साथ आपकी कुंडली में करियर का सुख ठीक दिख रहा हूं, प्राप्त भी ये कुंडली बहुत अच्छी कर जाएगी, थोड़े बहुत संघर्ष के कारण, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति अस्त हो रहे हैं। बाकी ये कुंडली ऋण वगैरह अगर लेगी और देगी तो दिक्कत होगा। पित्त का प्रभाव इस कुंडली में कमजोर हो सकता है, इस वजह से ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा भोजन करना, शरीर का फैला देना और फिर उसके कम करने के बारे में व्यायाम करना, ये अच्छा सिद्धांत नहीं होता है ना। इस वजह से उतना ही करें जिससे कि शरीर खराब ना हो। कोई भी शुभ कार्य करना हो, भवन, भूमि, वाहन आदि से संबंधित, विवाह से संबंधित, तो शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान से संबंधित और ट्रांसफर से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो शुक्र की दशा के साथ शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और करियर से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो बुध और गुरु के साथ सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गुरु और बुध ज्यादा मायने रखेंगे। करियर का ग्रोथ ठीक देख रहा हूं, कोई कमजोर नहीं है। क्लियर है। पूजा इस कुंडली में, पूजा अगर जिस की बात कर दें तो अगर आपके इष्ट के बारे में चर्चा कर दें तो आपकी कुंडली में 27 अंश पे चंद्रमा विराजमान है। बजरंगबली की पूजा बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। नवांश चक्र के आधार पे ये बात बनती है। आपकी कुंडली में एक से अधिक भवन और एक से अधिक वाहन का सुख चतुर्थ स्थान पे शनि मंगल के कारण प्राप्त हो रहा है। संतान के मामले में ये कुंडली, अगर मैं संतान चक्र देखूं तो वहां पे थोड़े बहुत मतभेद से देख रहा हूं, इस वजह से कुंडली मिला करके ही विवाह करना होगा, नहीं तो संतति में दिक्कत होगी। ये बात पक्की है। क्लियर है। कर्म का फल आपकी कुंडली में ठीक दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पे जा रही है और दशम स्थान के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति दशम में, लग्न के अधिपति दशम में। ये कुंडली कार्मिक है। स्वाभाविक रूप से ये कुंडली स्वाभिमान से युक्त है और कभी भी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाली ये कुंडली नहीं है। आपको किसी से भी मांगना नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।